बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 14 अगस्त और पाकिस्तान में बुध की शाम, आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने आज 14 अगस्त के हवाले से ही रखेंगे। आज 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन, जैसा कि आपको पता है कि हर साल पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं वो इस दिन को बहुत ही एहतमाम के साथ मनाते हैं। परचम कुशाई होती है, पूरी दुनिया में तकारीब होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं वहाँ पर सुबह सवेरे एक तकरीब होती है जो खचाखच भरी होती है। अमूमी तौर पर पाकिस्तानी बड़े जोशो खरोश से उन तकारीब में जाते हैं। आज नॉर्वे समेत हर जगह पर पाकिस्तानियों की तादाद कम थी। ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी जगह पर भी कभी भी इमरान खान ने या PTI ने कहा कि किसी तकरीब में शामिल ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की एम्बेसियाँ पाकिस्तान की मलकियत है, ये हमारे अपने इदारे हैं। ये यौम आज़ादी हमारा यौम आज़ादी है, किसी और का नहीं है। क्या हुआ कि अगर आज चंद लोग मुसल्लत हैं और वो गलत सियासी फैसले कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने अपनी आज़ादी को मनाना नहीं है या सेलिब्रेट नहीं करना। तो कहने की बात यह है कि किसी सूरत भी इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन ये मौजूदा रजीम हुक्मरानों को और ताकत में बैठे लोगों के सोचने का मौका है आज कि आप पूरी दुनिया के तूलो अर्ज में जो पाकिस्तानी एम्बेसी में आज तकारीब हुई हैं, आप उनके अंदर मौजूद तादाद को देख लें और फिर कंपेयर कर लें माजी में उन एम्बेसीज के अंदर जो तादाद होती थी, तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तानी कितने दिल बर्दाश्ता हैं, दुखी हैं, तकलीफ के अंदर हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो देखकर उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं कल आपके सामने एक कहानी रखूँगा पूरी की पूरी, एक ऐसी खातून की जो कभी पाकिस्तान में नहीं रही, बाहर पैदा हुई हैं, लेकिन शायद वो हमसे भी ज़्यादा एहतमाम के साथ आज़ादी मना रही हैं। और इमरान खान की वजह से अब ये लोग और भी ज़्यादा कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इशू के साथ। पाकिस्तान में ये जो फस्तायत हो रही है या पाकिस्तान में जो गरीब का इस्तेसाल हो रहा है, उसके लिए वो पहले से भी ज़्यादा आवाज़ उठाने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। बहरहाल, एक तो हम आपको साथ साथ ये फुटेज दिखा रहे हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर जो कुछ हुआ है। एक तरफ हम यौम आज़ादी का आपको बता रहे हैं और साथ साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी पुलिस शेख हसीना की पुलिस बनी हुई थी। आज मुल्क के तूलो अर्ज में लोगों के ऊपर जुल्म किए गए, डंडे बरसाए गए, उनके कपड़े फाड़े गए। ये एक माँ की कहानी आपके सामने रखता हूँ। ये गालिबन लिबर्टी चौक लाहौर की है। ये माँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माँ सांझी होती है, और जब माँ एक बच्चे की माँ होती है तो हर बच्चे की वो माँ होती है। जिन्होंने इस माँ की बेहुरमती की है, ये माँ उनकी भी माँ जैसी थी। ये माँ आपको क्या बता रही हैं, इनके साथ लाहौर में हुआ। इनके हाथ में झंडा था, जी हाँ, इनके हाथ में पाकिस्तान का और PTI का झंडा था। सिर्फ ये झंडा पकड़ने पर और आज़ादी का नारा लगाने पर आप देखिए कि इस माँ के साथ क्या किया गया, खुद सुनिए। कि आपके ऊपर जी मर्दों ने किया और मैंने खुद सुना। एक ने कहा इसके सारे कपड़े फाड़ दो, मर्दों ने, वो पुलिस वालों ने दूसरे को कह रहे हैं इसके कपड़े फाड़ दो। ये पुलिस वाले ने क्या? पुलिस वाले ने दूसरे को कहा और मुझे खींच रहे थे। मैंने कहा खबरदार, मुझे किसी ने कोई लेके गया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। सुन लिया आपने। ये माँ कह रही है कि एक ने उसे पकड़ रखा था और दूसरा कह रहा था इसके सारे कपड़े फाड़ दो। ये जहनी हालत बना दी है हमारे यहाँ पुलिस की, इदारों की, कि अब दूसरों को तो छोड़े, माओ को नहीं छोड़ रहे। एक तरफ ये हुआ, लेकिन फिर वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत के फैसले ऊपर वाला खुदा करता है और वो किसी को भी इज्जत दे सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी का पावर में होना ज़रूरी है, किसी का अमीर होना ज़रूरी है, किसी का गरीब होना ज़रूरी है, किसी का आज़ाद होना ज़रूरी है, किसी का कैदी होना ज़रूरी है, किसी का मुसलमान होना ज़रूरी है, किसी का क्रिश्चियन होना ज़रूरी है, किसी का यहूदी होना ज़रूरी है, किसी का औरत होना ज़रूरी है, किसी का मर्द होना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मर्जी है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। और उसका एहतमाम आपने देखा मरी के GPO चौक पर आज़ादी की तकारीब जब शुरू हुई तो आप देखिए कि वहाँ पर, ये मेरे लिए, मैंने पहले भी कहा था, खुशी की बात नहीं है एक सियासी लीडर की तस्वीर को पोर्ट्रेट पर लोग जूते बरसा रहे हैं। ये किसी सूरत भी मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो अमाल किए, उनकी बेटी ने जो अमाल किए, उनको एक तरफ जूते पड़ रहे हैं। ये है एक तरफ की सिचुएशन। और दूसरी तरफ की सिचुएशन क्या है? और वो दूसरी तरफ की सिचुएशन ये है कि मुनाल रेस्टोरेंट है, लिबर्टी मार्केट लाहौर, उस गोल चक्कर के साथ ही एक मुनाल रेस्टोरेंट है, खासा ऊंचा है। उसके ऊपर कुछ नौजवानों ने जाकर वहां से इमरान खान का पोर्ट्रेट नीचे लहरा दिया। काफी बड़ा पोर्ट्रेट था, हम आपको दिखा रहे हैं साथ वीडियो में। वो पोर्ट्रेट जब लहराया गया तो नीचे खड़े तमाम लोग, जाहिर है
वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। एक अकीदत है उन तमाम लोगों ने इमरान खान की सताइश की, नारे लगाए। पर फिर क्या था, नीचे खड़ी पुलिस की दौड़ें लग गई। ऐसा हुआ कि इमरान खान की तस्वीर नहीं लहरा दी किसी ने, या तो मोदी की तस्वीर लहरा दी है या हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया कहीं पाकिस्तान के अंदर। बस फिर पुलिस की दौड़ें लग गई। पुलिस पता नहीं किस स्पीड से ऊपर पहुंची, ऊपर जाके लोगों को मारा और तशद्दुद किया, और वो जो बैनर था उसको फाड़ा ऊपर से और फाड़ कर नीचे फेंका। लेकिन मैंने दोबारा कहा कि इज्जत और जिल्लत के फैसले जो है वो रब की जात करती है। जब वो बैनर कट के गिर रहा था, मतलब इमरान खान को काट के गिराया जा रहा था उस बिल्डिंग से, तो नीचे लोग उसकी सताइश कर रहे थे, उसके लिए नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ मरी में देखें कि वो बैनर लगा हुआ है, पूरी पुख्तगी के साथ लगा हुआ है, खींच के लगाया हुआ है। मियाँ साहब पूरी याबोताब के साथ खड़े हैं, बैठे हैं उस पर, और उन पर जूते बरसा रही है आवाम। तो ये है मेरे रब के फैसले। लेकिन मसला ये कि हम कुरान करीम पढ़ते भी हैं, कुरान करीम की तलावत भी करते हैं, कुरान करीम की बातें भी करते हैं, कुरान करीम की आयात भी बताते हैं, लेकिन उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई एक शख्स नहीं करता, ये मनहासुल कौम हमारा काम है। ये हर शख्स को जहां पर फिट आता है मजहब को भी इस्तेमाल कर लेता है, वो कुरान करीम को भी इस्तेमाल कर लेता है। जो चीज अपने फायदे में है उसको मोड़ के अपने हिसाब से कर लो, करो भले बिल्कुल उसके उलट, लेकिन कहो ये कि कुरान करीम ये कहता है। बहरहाल उसके अलावा आपके सामने जो अगली खबर रखेंगे वो इसी से रिलेटेड है। अहमद मीर साहब ने आर्मी चीफ की तकरीर के ऊपर तबसरा किया है। आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि सबसे ज्यादा बुरे लोग जो हैं वो डिजिटल दहशतगर्द हैं। और जाहिर है डिजिटल दहशतगर्द तमाम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखते हैं, तमाम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई पोस्ट करते हैं, और आपको पता ही है वो पोस्ट इमरान खान के हक में होती है, तहरीक इंसाफ के हक में होती है। उस पोस्ट में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है। उन पोस्टों में पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ काम हो रहे हैं, जैसे ये खातून की कमीज फाड़ने के वाकयात हो रहे हैं, झंडे छीनने के, ये इमरान खान का बैनर काट के फेंकने पे, लोगों को मारने के, लोगों को उठाने के, जैसे पिछली मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि हमारे बहुत ही सोने जैसा वर्कर है हमारा अवैस यूनुस, मुकामी लीडर लाहौर से, उसको अरेस्ट किया था पुलिस ने। अब पता चला है कि उस पर शदीद तशद्दुद भी किया गया अरेस्ट करने के। अवैस यूनुस मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा बच्चा है और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। वो कोई किसी सियासी घराने से नहीं है, ना ही उसकी फैमिली का कोई और फर्द जो है वो सियासत में है। अवैस यूनुस को भी जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल है, अपना उसका काम है, लेकिन उसको फिक्र है पाकिस्तान के गरीब की। इसलिए वो इमरान खान के नजरिए पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होता है। और जब बड़े बड़े लीडरान आगे पीछे होते हैं और एहतजाज नहीं कर पाते और प्रेशर का सामना नहीं कर पाते, तो तब जो अवैस यूनुस जैसे हमारे वर्कर हैं वो खड़े होते हैं, कुर्बानी देते हैं। एक दफा फिर अवैस यूनुस ने, हर दफा ये लड़का जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये हर दफा एहतजाज करता है, हर दफा निकलता है। फस्तायत के बदनमा तरीन दिनों के अंदर भी अवैस यूनुस जो है वो बाहर निकलता रहा है। एक दफा फिर अवैस यूनुस जो है वो बाहर निकला है, एक दफा फिर अवैस यूनुस ने अपनी गिरफ्तारी दिलवाई है। और अब पता चला है कि रात उस पर शदीद तशद्दुद किया गया है। कोशिश कर रहे हैं वकला उसकी जमानत करवाने की, देखते हैं अदालतें कब तक उसे जमानत देती हैं। दूसरी तरफ अहमद मीर साहब ने जो तजिया किया है आर्मी चीफ की तकरीर पर, आपको पहले आर्मी चीफ साहब की तकरीर का वो टुकड़ा सुना देते हैं जो उन्होंने कहा है। और वो टुकड़ा उन्होंने कहा है डिजिटल दहशतगर्दी, और बताया है कि डिजिटल दहशतगर्दी पर कुरान करीम ने क्या कहा है। फैसला आपने करना है कि कुरान करीम की आयत जो है ये वाकई डिजिटल दहशतगर्दी मीन सोशल मीडिया पर अपने हकूक की बात करने के बारे में है, या ये आयत किसी और चीज के बारे में, ये फैसला आप करेंगे। मैं आपको अहमद मीर का तजिया और आर्मी चीफ की बात दोनों सुनवा देता हूं, ये जरा सुनिए आर्मी चीफ क्या कहते हैं। तो इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मोमिनो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि लोगों को बेजा ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। आपने सुन लिया। अब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग जो डिजिटल दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, फसाद फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ने शदीद अजाब रखा हुआ है और अजाब पहुंचाते हैं लोगों को। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि ये जो लोग बात करते हैं कि लोगों को ना हक पकड़े मत, लोगों के ऊपर जुल्म ना करें, फस्तायत ना करें, गरीब का इस्तेसाल ना करें, झूठे मुकदमे ना बनाएं, इद्दत और निकाह जैसे
लघु इल्जामात ना लगाएं, औरतों के कपड़े ना फाड़ें। तो ये डिजिटल दहशतगर्दी है, ये अपने हकूक की आवाज है, क्योंकि अल्लाह की जात ने ही फरमाया है कि कलमा हक कहना जो है वो सबसे बड़ा जहाद है। तो वो बात भी तो हमारा कुरान बताता है, वो बात भी तो हमारा खुदा बताता है। हमारा खुदा और हमारा कुरान ये भी बताता है कि जालिम हुक्मरान के सामने खड़े होकर कलमा हक कहना जो है वो सबसे बड़ा जहाद है। तो अब इसको कलमा हक को डिजिटल दहशतगर्दी कह देना ये कहीं का इंसाफ है, ये तो आप ही फैसला करेंगे। लेकिन हामिद मीर साहब ने ये तज्जिया किया है, जो टॉप स्टोरी लगी है, हेडलाइन लगी है अखबार के अंदर, जिसमें आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जो फौज को कमजोर करना चाहते हैं वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। कोई शक ही नहीं, कमजोर फौज जो होगी और वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं होगी। और जो शख्स भी कभी भी पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहेगा वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन अब यहां फैसला कौन करेगा कि फौज के हक में क्या है और फौज के खिलाफ क्या है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानना फौज के हक में है? मतलब ऐसे हालात पैदा करना कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना माने जाएं, तो मेरे ख्याल में तो इससे फौज कमजोर होगी। तो फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन है जो फौज को कमजोर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने फैसला दिया, या वो लोग जो उस फैसले को नहीं मान रहे और चैलेंज कर रहे हैं और पूरी रियासत को कोलैप्स करवा रहे हैं। जब पूरी रियासत कोलैप्स करेगी तो फौज भी, जब पूरी कौम ही कमजोर हो जाएगी तो फौज भी हो जाएगी। तो फिर ये कौन कर रहा है? उसके अलावा 6 जजेस का ये खत लिखना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि ISI जो है उन्होंने, हमारे एक जज कह रहे हैं मेरे बाप को अगवा कर लिया, कोयटा से लाके इस्लामाबाद खड़ा कर दिया। एक जज जो है वो कह रहे हैं कि उनके किसी रिश्तेदार को अगवा करके तशद्दुद किया, करंट लगाया। एक और जज कह रहा है कि उसके बेडरूम के अंदर उसकी बीवी और वो जहां पर सोते हैं जिस बिस्तर पर, उसके सामने कैमरा लगा दिया रिकॉर्डिंग करने के लिए। एक जज कुछ और कह रहे हैं, एक जज कुछ और कह रहे हैं। ये 6 जजेस जो ISI के ऊपर बात कर रहे हैं, जाहिर है ISI के अंदर हमारी मिलिट्री से लोग हैं, तो क्या इससे हमारी फौज मजबूत हो रही है? अब इसका एक तरीका ये भी इन जजों को ही सजा दे दें, इन्होंने जुर्रत कैसे कर दी हमारी ISI पे बात करने की। दूसरा तरीका ये कि ISI के अंदर अगर किसी ने वाकई ऐसे किया है तो फिर उसको सजा दें, क्योंकि वो इस फौज को जो है कमजोर कर रहा है। ये हामिद मीर साहब का कहना है कि जो लोग आइन और कानून को नहीं मानते वो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, वो फौज को कमजोर कर रहे हैं। आम पाकिस्तानी अगर हक की बात करता है, आम पाकिस्तानी अगर सच की बात करता है, तो वो फौज को किसी सूरत भी कमजोर नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा इस सारी बात के ऊपर, उनकी जो तकरीर हमने सुनी, कि एक दफा रीथिंक करने की जरूरत है। बड़े ही अदब के साथ हम ये आपके सामने रखेंगे कि रीथिंक कीजिए, इस सारे प्रोसेस को रीथिंक कीजिए। पाकिस्तान का आइन लोगों को बात करने का हक देता है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ज्यादातर जो गुस्सा आ रहा है, वो इसी चीज के ऊपर है कि लोग जो इस टाइम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसले हैं कि ये चोर बैठेंगे, ये चोर जो है हुक्मरानी के ऊपर बैठेंगे, इसको जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, इसी के ऊपर सबसे बड़ा जो है वो मसला लोगों को बना हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बना हुआ है, और वो नहीं चाहते कि लोग अपनी आवाज उठा सकें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। इंटरनेट हम आपको बता चुके हैं कि बंद है, ऑलमोस्ट बंद है। इतना स्लो कर दिया गया है कि जो लोग इंटरनेट के थ्रू काम करते थे, फाइवर जैसे एक प्लेटफॉर्म था, मैंने पहले भी आपको बताया, अब लोग अपनी कहानियां लेकर सामने आ गए। पहले तो लोग जो है वो अपनी कहानियां उन्होंने सामने नहीं रखी थी, अब लोग कहानियां लेकर सामने आ गए हैं। और वो कहानियां ये हैं कि मैं इतने पैसे कमाता था, उससे घर चलाता था। फाइबर और इंटरनेट बंद होने की वजह से मेरा रोजगार बंद हो गया। एक बाप ने अपनी कहानी बताई है कि मेरा बेटा जो है वो 3,000 या 5,000 डॉलर कमाता था, उसका काम खत्म हो गया क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया। और जो आलमी इदारे हैं, आलमी इंस्टीट्यूशंस हैं या आलमी कंपनीज हैं इंटरनेशनल, जो काम लेती थी इन लोगों से, फ्रीलांस का काम करते थे। ये फ्रीलांस का काम इसको समझिए कि जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनवाती हैं या IT का कोई और काम करवाती हैं, तो जो हमारे पढ़े लिखे IT के एक्सपर्ट बच्चे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू उन कंपनीज के एम्प्लॉय बन जाते हैं। वो होते तो लाहौर में है, मुल्तान में है, कोयटा में है, पेशावर में है, किसी जगह भी, कराची में, लेकिन काम वो न्यूयॉर्क में, सिंगापुर में, किसी भी जगह पर कर रहे होते हैं उस कंपनी के साथ, और ज़र मुबादला पाकिस्तान आ रहा होता है। अब इस सारी डिजिटल दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए अब हो क्या रहा है? हो रहा है कि इंटरनेट को बिल्कुल स्लो कर दिया गया है। हो क्या रहा है कि इंटरनेट को बिल्कुल स्लो करके और उन्होंने जो व्हाट्सएप है वो भी बंद कर दिया है। हो ये रहा है कि अब मतलब बंद का मतलब है कि स्लो कर दिया है। अब जाहिर है जो कंपनीज काम करेंगी उनको तो फास्ट स्पीड चाहिए सब कुछ, वो स्लो तो नहीं करवा सकते, वो वहां ले जाएंगी अपना काम जहां पर उनका तेजी से काम होगा, हिंदुस्तान में या किसी और जगह पर। तो अब व्हाट्सएप भी स्लो हो गई है, फाइबर जैसे भी जो प्लेटफॉर्म थे उन्होंने पाकिस्तान को बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान के जो बच्चे काम कर रहे थे उनको कामों से हटा दिया गया है। तो ये आप सोच लीजिए कि लोगों के लिए रोजगार का
कितना बड़ा मौका बनाया जाएगा। अब इस सारी अफरा तफरी के जमाने में आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान का बनेगा क्या, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा, रमेश कुमार कह रहे हैं। रमेश कुमार जो है वो माइनॉरिटीज से, हिंदू माइनॉरिटीज से वो MNA होते हैं पाकिस्तान के अंदर, कई दफा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब आदमी समझे जाते हैं। मीन वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से ही अपनी सियासत करते हैं, सबको पता है, बहुत ही करीब एस्टेब्लिशमेंट के। अब रमेश कुमार साहब ने एक बयान दिया है कि हुकूमत के पास 2 महीने हैं। कितने? 2 महीने। उन्होंने कहा कि अगर 2 महीने में ये सब कुछ ना संभाल पाए तो फिर इमरान आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको बताता ही रहता हूं कि ये सस्टेनेबल नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। ये फस्तायत सस्टेनेबल नहीं है। एक तरफ बम धमाके हो रहे हैं, एक तरफ जहां पर पाकिस्तानी परचम लहराया जा रहा था बलूचिस्तान में, कहीं वहां बम धमाका करके झंडे की भी बेहरमती की गई, लोगों की भी जिंदगियां खत्म की गई। और दूसरी तरफ वही काम पंजाब पुलिस कर रही थी, झंडे छीन रही थी, फाड़ रही थी, नीचे फेंक रही थी। जब लिबर्टी मार्केट में मुनाल रेस्टोरेंट से वो नीचे फेंका गया, वो इमरान खान का काट के बैनर, तो उसके साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान का परचम भी नीचे गया। एक तरफ बेहुरमती जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट कर रही थी। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हम इस फस्तायत में, हमें इस बेवकूफ़ी में, इस सब चीज़ को कंट्रोल करने में जो कंट्रोल हो नहीं सकती, हो नहीं सकेगी, कहाँ तक चले गए। तो जो रमेश कुमार साहब की बात है वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जो कोई मर्जी कर ले, 2 महीने में इमरान खान आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं, ये रमेश कुमार जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन है, उन्होंने कहा 2 महीने हैं, अगर चीजें कंट्रोल कर ली तो ठीक, वरना इमरान खान आएगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूं, 2 महीने में कंट्रोल नहीं होनी। हजूर, अभी लोगों ने सिर्फ जून के बिल जमा करवाए हैं, जुलाई के बिल अभी आए हैं और उन्होंने जमा करवाने हैं, शुरू हुआ है काम, और उसके बाद अगस्त के बिल आने। तो आप जरा जहन में रख लीजिए कि इन 2 महीनों में चीजें कंट्रोल में नहीं होनी, बल्कि जो मरी में फिर माजरत, मैं बिल्कुल खुश नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ साहब के जूते मारे गए हैं। वो एक जाहिर है, उम्र में भी बड़े हैं हमसे, ठीक है, उन्होंने चोर हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का माल लूटा हुआ है, लेकिन जूते मारने के मैं किसी सूरत हक में नहीं हूं, तहजीब में रहना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ उनको जूते पड़ रहे हैं, अल्लाह का इंसाफ है, मैं तो यही कहूंगा, और दूसरी तरफ इमरान खान की सताइश हो रही है। तो इनके साथ यही हालात मुझे इससे भी ज्यादा शदीद होते हुए आगे नजर आ रहे हैं, कम नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो सरगोदा से रखूंगा। हमारे ISF के प्रेसिडेंट सरगोदा के, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उनके घर पर छापा मार के उनको गिरफ्तार किया गया। मुल्क के तूलो अर्ज में वैसे तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये चंद गिरफ्तारियों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आप ये कहें कि फस्तायत इस्तेमाल हुई, इसलिए बता रहा हूं। उसके साथ साथ डोगर हाउस को फतह किया गया। जी हाँ, शेख हसीना की पुलिस ने, जो पाकिस्तानी शेख हसीना है, उसकी पुलिस ने डोगर हाउस को फतह किया है। जी हाँ, आमिर डोगर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साउथ पंजाब से लीडर, MNA हमारे, उनके घर पर हमेशा परचम कुशाई होती थी, परचम कुशाई की तकरीब थी। आज भी पाकिस्तानी परचम ने लहराना था। किसी भी रियासत के अंदर कोई भी शख्स, मसलन मैं इस वक्त नॉर्वे में हूं, मैं यहां नॉर्वे का झंडा लहराना चाहूं तो ये मुझे लहराने देंगे, ये बिल्कुल नहीं मुझे रोकेंगे, ये बल्कि खुश होंगे कि ये हमारे मुल्क का झंडा लहरा रहा है। हालांकि मैं ना नॉर्वे का सिटीजन हूं, ना रेजिडेंट हूं, ना मेरी नॉर्वे के साथ किसी किस्म की कोई किसी किस्म की जो इखलाकी, इमोशनल कोई भी कमिटमेंट है ऐसी। मैं तो पाकिस्तानी हूं। इन हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लोग पाकिस्तानी हैं, वो लोग जो हैं वो वहां पर पाकिस्तानियों को रोका जा रहा है कि वो झंडा ना लहराएं, और वहां पर पाकिस्तानियों को झंडा लहराने पर पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर हालात सख्त किए जा रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि ये बेवकूफ़ी है, बदअकली है। तो ये जो शेख हसीना की पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, डोगर हाउस को फतह करवाया गया है, ये ना करवाया जाए। जहां पर भी कोई झंडा लहराना चाहता है, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है ना, उसको लहराने दें। फसाइयत इस लेवल तक ना लेके आए कि आप खुद ही मिट जाएं, क्योंकि जब जुल्म बढ़ता है तो वो मिट जाता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।